क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल्स A and B. Find the capacitance between terminals A and B. तो सीख गए होगे ना, कितने लोग कर सकते। इस सर्किट का नेट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। इसको गौर से देखो और देखो क्या करना चाहिए। जैसे हम लोग का पूरा फोकस पता है कहाँ होता है, सॉल्विंग, ठीक है ना। सबसे पहला काम पता है क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे टूट पड़ना चाहिए विथ फुल फोकस। और अगर हमने इसका क्लू पकड़ लिया तो फिर तो प्रोसेस ही है ना, प्रोसेस तो सारे ही पता। क्लियर। इस फिगर को देखो और बोलो कि क्या तरीका हो सकता है। कोई बोलना चाहेगा? इसमें शायद कोई थोड़ी बहुत सिमेट्री है। क्या सिमेट्री? सिमेट्री टर्म का मतलब नहीं कि हाँ एक जैसा दिखने लगा, ठीक है ना। अगर हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है तो एक काम करते हैं, इसको सोचते हैं कि अगर ये बैटरी से कनेक्टेड होता तो क्या होता। इसको एक पोटेंशियल ड्रॉप दिया, कौन सा पॉइंट हाइयर पोटेंशियल पे, ए अभी ए पॉइंट हाइयर पोटेंशियल पे है तो बैटरी ने यहां पे चार्ज भिजवाया होगा। उस चार्ज को मान लेते हैं क्यों, राइट। चार्ज गया कहां से सिर्फ ये मैटर नहीं करता है, क्या मैटर करता है, उसे जाना कहां पे। तो जाना कहां पे, दूसरे टर्मिनल पे। अगर दूसरे टर्मिनल पे जाना है तो उसे कहां जाना पड़ेगा, बी पे जाना पड़ेगा। क्लियर। तो ए से चार्ज चले गए सर्टेन नेटवर्क से मूव करके कहां पहुंचेगा, बी पे पहुंचेगा। अब अगर गौर से देखो तो यहाँ पे 1 माइक्रो फैरेड देन 3 माइक्रो फैरेड देन 1 2 माइक्रो फैरेड 2 माइक्रो फैरेड, और ये दोनों कैसे आ रहा है, सेम। यहाँ पे कौन सी सिमेट्री, आई थिंक ये वाली सिमेट्री तो है नहीं, नहीं है ना ये वाली सिमेट्री कि आधा इधर का आधा इधर का। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी सिमेट्री है, कौन सी, अगर कोई चार्ज ऐसे जाएगा ना तो उसे जो सर्किट दिखेगा तो इस चार्ज को भी वही सेम सर्किट दिखेगा। और एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं वो तो झूठ है ना कि पॉजिटिव चार्ज चलता है, सच में क्या होता है। तुम ऐसे बोल सकते हो कि हमें पढ़ाया जाता है पॉजिटिव चार्ज चल रहा है ऐसे, और हम इसको सही से अगर लिखना चाहें तो ऐसे बोलेंगे कि ऐसे क्या जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है। एक्चुअली हम लोग वही बातें कर लेते हैं कि नेगेटिव से पूछते हैं पॉजिटिव से पूछते हैं, तो नेगेटिव चार्ज कहां पे पहुंचेगा, पहले बी पे पहुंचेगा और कैसे चलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। तो बोलेगा कि यहां से पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं
और पॉजिटिव चार्ज जब इधर से आएगा तो क्या बोलेगा, यहां पे पोटेंशियल डिक्रीज करें, लेकिन दोनों का डिस्क्रिप्शन एक ही जैसा है। कैसे? नेगेटिव चार्ज बोलेगा कि मुझे एक सर्टेन सर्किट मिला, उसमें 3 था, 1 था और 2 था, फिर आगे क्या था, 1 था, 2 था और 3 था। अगर पॉजिटिव चार्ज ये डिस्क्रिप्शन देगा तो क्या बोलेगा, बोलेगा मुझे भी सेम सर्किट मिला। पॉजिटिव चार्ज ने भी तो बोला ना मुझे क्या क्या मिला, 1 था, 2 था और 3 था, और आगे क्या था, 3 था, 2 और 1 था। और यही डिस्क्रिप्शन किसने दिया, नेगेटिव चार्ज ने दिया। इसका मतलब चार्ज पॉजिटिव हो या चार्ज नेगेटिव हो, दोनों के डिस्क्रिप्शन सेम है। तो मैं अगर ये बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज इज फेसिंग सम पोटेंशियल ड्रॉप्स, तो वो एग्जैक्ट पोटेंशियल राइज किसको दिख रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज को दिख रहे होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे बोल सकते हैं कि इधर जाने पर कोई भी सर्टेन ड्रॉप हुआ है, तो एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज भी बोल सकता है कि वही सर्टेन ड्रॉप यहां पे भी होगा। सही, ड्रॉप नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, राइज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज ने बोला कि इसके क्रॉस को ड्रॉप हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज यहां से बोलेगा कि उतना ही राइज यहां पे भी हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज ने बोला कि यहां पे अगर कोई ड्रॉप हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बोलेगा कि वही राइज यहां पे भी हो रहा है। इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन निकला ये V1 था, तो ये वाला भी कितना होगा, V1, और ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप अगर V2 है, तो ये वाला पोटेंशियल राइज भी कितना होगा, V2 आएगा। आई थिंक क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, बस अंतर इतना आ गया कि अब की बार उसने एक लाइन और जोड़ दी। अब इस लाइन को कैसे सॉल्व करना है, तो कैसे सोचोगे, इस लाइन पर कोई चार्ज गया होगा, कितना, स्मॉल q, तो फिर इस लाइन पर भी कोई चार्ज गया होगा, कितना, पूरी क्लास बोल सकते, -q, तो इधर -q गया तो इधर +q गया, तो इस लाइन पर चला गया कितना, +q चला गया। अगर मैं बोलता है कि इस लाइन पर q डैश जा रहा है, तो फिर उसी लॉजिक से यहां भी बोल दूंगा कि यहां से भी कितना जा रहा है, q डैश जा रहा है। एक चीज नोटिस करना, इन दोनों से कितना गया, q प्लस q डैश, और इन दोनों से कितना निकला, q प्लस q डैश। इसका मतलब जो चार्ज यहां से जाएगा वो चार्ज सीधे जाएगा, ऊपर जाता तो ऊपर के चार्ज को बढ़ा देता, नीचे जाता तो नीचे के चार्ज को बढ़ा देता। इसका मतलब ये निकला कि इन दोनों का एंटर्ड चार्ज और इन दोनों से एग्जिट चार्ज दोनों अगर सेम हो चुके हैं ना, तो इस लाइन पर जाने वाला चार्ज सीधे किधर जाएगा, राइट साइड पर। इससे क्या फायदा मिला, इससे क्या ये फायदा तो नहीं मिल गया कि हम इस वाले को हटा दें, या मैंने फिर गलत बोल दिया कि नहीं इन दोनों का चार्ज सेम नहीं आएगा। इसको मान लेते हैं q डबल डैश, क्या ये लिखना सही है कि q डबल डैश दोनों में आएगा। अब सवाल है कि इनको हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते। अदर, हाँ, क्या करना पड़ेगा, मैं सीधे बोलो ना, हटा सकते हैं कि नहीं, नहीं हटा सकते, तो नहीं हटा सकते हैं तो फिर समस्या आ गई। अब करेंगे क्या, इन्होंने कहा चेक करना पड़ेगा, चेक हो गया, हटा नहीं सकते हैं क्यों, और चेक करने की भी क्या जरूरत है, सीधे बोलो ना यहां से क्यों गया था, यहां से थोड़ी ना क्यों गया था। अगर इधर से क्यू जा रहा है, यहां क्यू डैश जा रहा है, तो कोई ना कोई चार्ज नीचे भी जा रहा होगा। इसका मतलब इस कैपेसिटर में चार्ज फ्लो करे। नाउ देयर इज ए न्यू चैलेंज। हम तो सोच रहे थे गलती से मिडिल में चार्ज फ्लो ना करता तो हम सॉल्व कर लेते, लेकिन नीचे वाली लाइन पे चार्ज फ्लो कर रहे। आप बता सकते हो क्या करना है इसे, अब तो चैलेंज आ गई। अगर तुम्हें सीखना है और परफॉर्म करना है, तो तुम्हें सोचना सीखना पड़े, कंसेप्ट, फोकस, और एक क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए, मतलब जो शायद थोड़ी सी मिसिंग है। मतलब तुम्हारे अंदर इतना जोश होना चाहिए ना सीखने का, कि सिखाने वाले को भी लगे कि नहीं कुछ अच्छा करता। ऐसा नहीं होता कि ये प्रेशर मैं ही तुम पे डालूं कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर तुम्हारे अंदर आने लगे ना कि मुझे चीजों को सीखना है ना, तो शायद चीजें और भी बेहतर हो जाएंगी। देयर इज ए प्रॉब्लम एंड देयर इज ए सोल्यूशन। हर समस्या का एक सोल्यूशन होता है।
तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अब कौन सा पॉइंट पकड़े? एक चीज सोचनी पड़ती है कि अगर शॉर्टकट दिख रहा है तो करो उससे, क्योंकि एक बात तो समझ में आती है कि 1 2 3 4 5 पांच इक्वेशन बनाना इज नेवर ए जस्टिफाइड सोल्यूशन। इसका मतलब कुछ तो एक्सपेक्टेड है, कोई आंसर दे सकता है क्लास? किसी को पता है क्या सोचना चाहिए? सबको एक ही बात सोचनी चाहिए कि ठीक है, इधर का चार्ज इधर नहीं गया, ठीक है ना, लेकिन इधर का चार्ज तो इधर गया ना, और इधर का चार्ज अगर एग्जैक्टली आगे निकल गया है ना, मतलब इस लाइन का चार्ज ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन इस लाइन पे चार्ज फ्लो कर रहा है, और इस लाइन पर अगर चार्ज फ्लो कर रहा है और उस चार्ज का एक भी पार्ट इस लाइन को एंटर नहीं कर रहा है ना, तो मैं एक काम तो ये कर सकता हूं ना कि ये नेटवर्क में ऐसे क्यों देखूं, इस नेटवर्क को मैं ऐसे देखना पसंद करूंगा, इस तरीके से। इस नेटवर्क को अगर ऐसे देखें ना तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। इसका मतलब समझ में? इसका मतलब मैंने इस तार का कनेक्शन ही हटा दिया, ये दोनों तार जुड़े थे ऐसे, फिर मैंने क्या किया, इस वाले वायर को हटा दिया। अब इस वाले वायर का इस वाले वायर का कोई कनेक्शन भी नहीं बचा, और शायद चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हमने अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन किया, इसका मतलब है कि जो सिचुएशन पहले थी वही सिचुएशन बाद में। इन दोनों तारों को हटा देने का मतलब है कि इस सर्किट के चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर तुम और इजिली देखना चाहते हो तो मैं ऐसे बना देता हूं, इसी सर्किट को ऐसे बना लें तो और अच्छा रहेगा। चलेगा? क्या फर्क पड़ता है? इस लाइन को इन्हीं पॉइंट के बीच में जोड़ना था ना, इस लाइन को यहां से हटाओ, किधर कर दी? नीचे, और नीचे कर देने से हमें साफ साफ दिख गया कि एक सर्किट ये था और एक सर्किट ये था, और दोनों कैसे कनेक्टेड थे? पैरेलल में कनेक्टेड। अब बात आती है कि नीचे वाले सर्किट का कैपेसिटेंस तो हम इजिली निकाल सकते हैं, अब इसको जरूर चेक कर लेते हैं कि इसका कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा। दिस इज 1 माइक्रोफैरड, दिस इज 3 माइक्रोफैरड, दिस इज 3 माइक्रोफैरड, दिस इज 1, और ये 4 और 4, मतलब दोनों तो 2 बन जाएंगे, 4 और 4। और ये प्रॉब्लम हम पहले सॉल्व कर चुके थे। आई थिंक जो सिमेट्री हमने अभी यूज करी थी ना, अगेन वही सिमेट्री आ गई। ये मैंने शायद 3 बार क्वेश्चन कराया होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तब रेशियो 1:3 दोनों में होता है, लेकिन ऊपर क्या रेशियो 1:3, और नीचे क्या रेशियो है 3:1 आ रहा है। इसका मतलब इस सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं, और इस सर्किट का कैपेसिटेंस निकाल के इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगला पार्ट है कि इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। 1 3 3 1 और 4 4 4 4 कैसे कनेक्टेड थे सीरीज में? ये कितना था 1 माइक्रोफैरड, अगला कितना था 3 माइक्रोफैरड, ये वाला कितना था दिस इज 3 माइक्रोफैरड, और अगला वाला कितना था 1 माइक्रोफैरड। और जो लाइन पे 4 और 4 कनेक्टेड थे ना, उन दोनों को सीरीज कनेक्शन से क्या लिख सकते हो 2 माइक्रोफैरड, और हमें इन पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस निकालना। यहां तक की बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं कि पूरे नेटवर्क का कैपेसिटेंस है ये, पहले इसका ऊपर का निकाल लेते हैं और बाद में नीचे वाले को कैसे कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर दे। बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास वही तरीका है कि दो हमने टर्मिनल, कोई तुम्हें फॉर्मूले बताया भी तो मत रटा करो, क्योंकि फॉर्मूले रटने का मतलब तुमने अपनी बुद्धि को ग्रो कराना बंद कर दी। मैं बोल सकता हूं मैं इसको सॉल्व करके आता और एक फॉर्मूला रख देता हूं, तुमसे इतना बोलता है कि जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट आंसर। तुम्हें लगता है कि नहीं हमारा केस क्लियर हो चुका है और मैं रट सकता हूं, चीजों को याद रख सकता हूं, तो अपने आप खुद ही निकाल लो, वैल्यूज पुट कर देना, ठीक है ना। और मेथड ऐसे होने चाहिए जो हर क्वेश्चन में लगे। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन के अलग मेथड यूज कर रहे हैं, अगले 10 क्वेश्चन के अलग मेथड यूज कर रहे हैं। एक यूनिवर्सल मेथड होना चाहिए कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में वैसे सोच सके। कैपेसिटेंस निकालने का पहला स्टेप क्या था, डिफाइन द टर्मिनल। दूसरा स्टेप क्या था, अप्लाई ए पोटेंशियल ड्रॉप। तीसरा स्टेप क्या था, उन टर्मिनल से चार्ज भिजवाओ, जितना एक टर्मिनल से भिजवाओ उतना दूसरे टर्मिनल से रिसीव भी कर लो। और लास्ट में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर लो
कि इन टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V और यहां से चार्ज Q फ्लो कर रहा है तो एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन Q एंड V, और जो भी V के साथ लिखा होगा दैट विल बी कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये बात तो समझ में आती है कि डायरेक्ट नहीं निकलेगा, वैसे हमको बनानी पड़ती कितनी इक्वेशन, 1 2 3, लेकिन अगर हम सिमेट्री आर्ग्यूमेंट यूज कर लें तो अपनी एक इक्वेशन कम कर सकते हैं। अब एक्सपेक्टेड है कि पूरी क्लास बोलती रहेगी क्या सिमेट्री आर्ग्यूमेंट है। आई थिंक जो पिछले क्वेश्चन में था वही सिमेट्री आर्ग्यूमेंट यहां पर भी। पॉजिटिव चार्ज हाइयर से लोअर जाएगा, नेगेटिव चार्ज लोअर से हाइयर जाएगा। मैं पॉजिटिव से बात करूं नेगेटिव से बात करूं, दोनों का एक ही आंसर आएगा, क्या, सर्किट से। मैं पॉजिटिव का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा कि 1 3 था और बाद में उलट करके 3 और 1 था और बीच में क्या कनेक्टेड था, एक 2। अगर नेगेटिव भी डिस्क्राइब करेगा तो भी यही करेगा, 3 1 था 1 3 था और बीच में कितना था, तो इसका मतलब पॉजिटिव बोलेगा कि मैंने सर्टेन ड्रॉप फेस करे, तो नेगेटिव बोलेगा मैंने उतने राइज फेस करे। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जब इस 1 माइक्रोफैरेड से क्रॉस करेगा तो सर्टेन ड्रॉप होगा, तो नेगेटिव जब 1 माइक्रोफैरेड को क्रॉस करेगा तो सेम अमाउंट का राइज होगा। तो इधर अगर राइज हो रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या हुआ, ड्रॉप हो गया। इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप कैसे हो गए, सेम। तो सेम आने का मतलब है यहां से अगर Q जाएगा तो यहां से भी कितना जाएगा, Q जाएगा। इधर से तो हमने माना था, कितना माना था, कैपिटल Q, और इस लाइन पर अगर स्मॉल q चला गया तो नीचे वाले पर कितना चला गया, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। तो इधर कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, इधर स्मॉल q, इधर स्मॉल q था, यहां पे कितना गया, वही बोलूंगा ना, पॉजिटिव बोलता है कि इसमें कुछ ड्रॉप होता है तो नेगेटिव बोलता है इतना उसमें राइज होता है। मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप सेम आ गया। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर सेम आ गया तो चार्जेस भी सेम आ गए। यहां से कितना आ रहा था, स्मॉल q, आगे कितना चला गया, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, तो नीचे कितना आ गया, स्मॉल q में कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, सबट्रैक्ट कर दो। तो सबट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 स्मॉल q माइनस। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पॉजिटिव ही होगा, मैंने माना है कि पॉजिटिव है, बाकी स्मॉल q की वैल्यू डिसाइड कर सकती है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। मैंने अपने हिसाब से बोल दिया कि 2 स्मॉल q माइनस कैपिटल Q इज पॉजिटिव। आई थिंक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया क्लियर। वैसे हमने सारा काम क्यों किया है पता है, कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक रीजन होता है। हम थोड़े से आलसी थे और हम नहीं चाहते थे कि हम 3 इक्वेशन सॉल्व करें, तो हमने कोशिश करी कि 3 ना सॉल्व करके कितने सॉल्व करें, 2 सॉल्व करें, कम टाइम में सॉल्व हो जाएगी। सारा काम मैंने इसलिए किया। और तुम चाहो तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन करके तीनों इक्वेशन बनाओ, तीनों सॉल्व करो, तब भी तुम्हारा आंसर आने वाला। हाँ, कम टाइम में आंसर आए इसलिए मैंने सिमेट्री का यूज कर लिया। 3 इक्वेशंस बन सकती थी लेकिन सिमेट्री आर्ग्यूमेंट एक इक्वेशन कम कर ली। मुझे लगता है जैसे जो इक्वेशन यहां पे आएगी वही इक्वेशन यहां पे भी आएगी। अब कोई इधर भी तो कुछ आएगा, इधर करके देखो, 0 0 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। जो इधर आएगा वही इधर आएगा, कैंसिल। जो इधर आएगा वही इधर आएगा। तो इस इक्वेशन को बनाने का मतलब नहीं, इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन सेम आनी है, तो एक मैं यहां से बनाता हूं और एक मैं यहां से बनाता हूं। एक बार v तो लाना पड़ेगा ना, क्यों, हमें v भी तो चाहिए इक्वेशन में। तो पूरी क्लास बोलना यहां से चलते हैं और इस छोटे वाले लूप में घूम करके वापस यहीं पर आते हैं। पहले कौन सा वाला कैपेसिटर मिला, 1 माइक्रोफैरेड का, ठीक है ना। ड्रॉप हुआ कि राइज हुआ, ड्रॉप हुआ, तो कितने का ड्रॉप हो गया। अच्छा, मैं आप पहले मैंने बोला था ड्रॉप इक्वल टू राइज, ड्रॉप इक्वल टू राइज, क्योंकि जहां से चले वहीं पे सीधी सी बात है, जितना प्रॉफिट हुआ उतना लॉस हुआ, और बाद में आकर के कितनी हो गई, 0 पे आ गई। क्लियर हो गई। तो मैंने बोल दिया अगर लास्ट में 0 ही होना है तो जितना प्रॉफिट हुआ होगा उतना लॉस भी होगा। इवन हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सारे ड्रॉप का सम 0 आ जाए। इवन हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सारे राइज का सम भी 0। चलो, मैंने बोला कि मैं 2 मीटर ऊपर गया, फिर 4 मीटर ऊपर गया, इसके बाद 3 मीटर नीचे आया, फिर 3 मीटर नीचे आया और मैं वहीं पहुंच गया करके। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, सारे राइज लिख लो। तो पहला राइज कितना था, +2 का, दूसरा कितना था, +4 का था, तीसरा राइज कितना था, -3 का था, चौथा राइज कितना था, -3 का था। मैंने सारे राइज ऐड करके कितना कर दिया,
जीरो। किरचॉफ लॉ को स्टेट करने का दूसरा फॉर्म हो गया, मतलब तुम्हें किरचॉफ लॉ, अभी चैप्टर आगे आने वाला है किरचॉफ लॉ का, लेकिन किरचॉफ के लॉ कुछ अलग नहीं है। वो ये बताते हैं कि जहां से चले थे वहीं पहुंचे हो, इसका मतलब रास्ते के सारे ड्रॉप का सम। फोकस से सुना करो, थोड़ा बहुत गुनगुनाते भी रहा करोगे, सीख जाओगे फिजिक्स। और जब सीख जाओगे तो किसी न किसी दिन खुश भी हो जाओगे। हाँ, नहीं सीखोगे तो फ्रस्ट्रेट रहोगे। ज्ञान की यही प्रॉब्लम है, अगर चीजें होंगी तो खुश रहोगे, नहीं होंगी तो नहीं रहोगे। और होने का बहुत इजी सा रास्ता है, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा अटेंशन, अपने आप ही चीजें आती। तो मैं 3 तरीके से किरचॉफ लॉ को स्टेट कर सकता हूं। क्या? सारे ड्रॉप का सम जीरो, अगर वहीं पहुंच गए तो सारे राइज का सम जीरो। या मैं ऐसे बोल सकता हूं जितने ड्रॉप हुए उतने रास्ते में राइज। अगर मैं सेम पोटेंशियल पर पहुंचता हूं तो मैं 3 स्टेटमेंट बोल सकता हूं, सारे ड्रॉप का सम जीरो, सारे राइज का सम जीरो, जितने ड्रॉप उतने राइज। अब इनमें से तुम्हें जो मन करे वो यूज करो। चलो मैं सारे ड्रॉप लिखने की कोशिश करता हूं। तो क्या पहले ड्रॉप हुआ है? यस, ड्रॉप हुआ है। हम तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव में जा रहे हैं ना, तो कितने का ड्रॉप हुआ है? Q डिवाइडेड बाई 1 का। इसके बाद फिर से क्या ड्रॉप हुआ है और कितने का ड्रॉप हुआ है? 2 स्मॉल q माइनस कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद राइज हुआ है कि ड्रॉप हुआ है? इसको प्लस बोला है, इसको माइनस बोला है, इसका मतलब राइज हुआ है। राइज हुआ है, ड्रॉप लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या? नेगेटिव लिखेंगे। लॉस हो रहा है, कोई बोल 10 रुपए का लॉस हुआ, किसी ने बोला कितना प्रॉफिट हुआ, तो आंसर विल बी -10। तो ड्रॉप हो तो रहा है राइज, लेकिन हमें क्या लिखना था? ड्रॉप लिखना था। तो ड्रॉप लिखना था तो मैंने लिख दिया कितना? माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई 3। जहां से चले थे वहीं वापस आ गया, दैट इज इक्वल टू। सही लिखा हूं? कुछ गलत तो नहीं इसमें से? ये सही नहीं लिखा हूं? ये पूरा एक लिखा है ना मैं, अभी सही लिखा हूं? उसको ओपन नहीं किया, हमने सारे ड्रॉप का सम कितना कर दिया? जीरो कर दिया। इस इक्वेशन में कौन है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, किसकी हमें जरूरत है, जो है नहीं? बोलो ना। स्मॉल क्यू हमें चाहिए नहीं था, और हमें एक चीज और चाहिए थी, कौन सी? कैपिटल वी। तो स्मॉल क्यू को एलिमिनेट करना और कैपिटल वी को इंट्रोड्यूस करना है। इसका मतलब मुझे एक लूप और भी लेना पड़ेगा, और ऐसा लूप लेना पड़ेगा जहां पर ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो एक काम करते हैं, यहां से चलते हैं और बाहर बाहर घूमते घूमते वापस यहीं पे आ जाते हैं। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम क्या लिखना चाहते हो। यूजुअली हमेशा ड्रॉप लिखा करो। क्यों? क्योंकि दुनिया हमेशा ड्रॉप की तरफ ही जाती है, पता है ना? गिरना बड़ा आसान होता है, ऊपर जाना डिफिकल्ट। तो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जब तो अपने आप को फोर्सफुल करते हो तो थोड़ा बहुत पढ़ते भी हो, जो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो तो ठीक है, कौन पढ़े। एग्जाम होने के बाद तो किताबें हटा दी जाती, पक गए हैं, 2 साल पढ़ लिए, ठीक है ना। इसलिए ड्रॉप विल बी बेटर ऑप्शन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ड्रॉप ही होना है। तो मैं सारे ड्रॉप का सम कितना कर दूंगा? जीरो। यहां से चलते हैं, बाहर बाहर घूमते, पहले कौन मिले? एक बात बता दूं, जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, सर्किट के हर क्वेश्चन में, हर सवाल में यही करने, और जिसने करना सीख लिया उसके सारे सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इवन अगर रजिस्टिव सर्किट की बात करोगे तो भी यही आएगा, कैपेसिटिव रजिस्टिव सर्किट की बात करोगे तो भी यही आएगा, एलसीआर सर्किट की बात करोगे लॉजिक यही आने वाला। मतलब तुम एक साथ बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो। पहला ड्रॉप हुआ कि राइज हुआ? ड्रॉप। बोलोगे कितना हुआ? पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। फिर अगला कौन सा कैपेसिटर मिला? 3 वाला मिला। कितना चार्ज था उसके पास? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद कौन मिला बताओगे? पहले 1 माइक्रोफैरेड, फिर 3 माइक्रोफैरेड, फिर कौन मिला? बैटरी। बैटरी को जब क्रॉस कर रहे हो, राइज हो रहा है कि ड्रॉप हो रहा है? राइज। और हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं? ड्रॉप लिखने की। तो V का राइज हो रहा है, लेकिन हमें ड्रॉप लिखना है, तो क्या लिखें? -V, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। हमें सॉल्व करना, तो हमने V को राइट में कर, तो मैं दूसरे तरीके से भी यूज कर लिया, सारे ड्रॉप इक्वल टू सारा राइज। अब इन दोनों इक्वेशन से स्मॉल q की वैल्यू को एलिमिनेट करो और q और v में रिलेशन निकालो। तो ऊपर वाली इक्वेशन से स्मॉल q निकालते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक काम करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आएगा बोलोगे? 6 स्मॉल q और प्लस 6 स्मॉल q माइनस 3 कैपिटल Q और माइनस
2 कैपिटल Q प्लस 2 स्मॉल q एंड दैट इज इक्वल टू, कोई गलती हो तो बताना, सब सही लिखा हो। 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई किया 6/2 3 आ गया, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6q माइनस 3q, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2q माइनस 2q माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, कितने स्मॉल q आ गए 6 6 12 और प्लस 2 कितना 14, तो यहां से 14 स्मॉल q और कैपिटल Q कितने थे 5, राइट में ले जाओगे तो ये प्लस 5q, स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई 5q डिवाइडेड बाई, चीजें कभी ना कभी समझ में आती हो सकता है पहले दिन मैंने डिस्कस किया था थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो, लेकिन जो सुनता रहा होगा उसको आज बहुत इजी लग रहा होगा, ठीक है ना। स्मॉल q की वैल्यू को इसमें प्लेस कर देते हैं, इसको भी पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 स्मॉल q प्लस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इक्वल टू v, देन कैपिटल Q प्लस 2 स्मॉल q एंड दैट इज इक्वल टू, एक मिनट यहां पे 3 आएगा, दिस इज 3, अब सही लिखो। अब यहां पे स्मॉल q की वैल्यू पुट कर दो, कितना था 5 डिवाइडेड बाई 14, तो दिस विल बी कैपिटल Q प्लस 2 टाइम्स 5 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 14 एंड दैट इज इक्वल टू 3v, कैपिटल Q बाहर निकालोगे 2 इंटू 5 10 प्लस 14 कितना 24 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 14 एंड दैट इज इक्वल टू 3v, 3 से कैंसिल करोगे कितना आएगा 8 आएगा, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 14/8 मतलब 7 डिवाइडेड बाई 4 v, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना आ गया 7/4 माइक्रोफैराड। लेकिन शायद मुझसे ये आंसर नहीं पूछा गया था, मुझसे क्या पूछा गया था, मेरे लिए तो अलग सर्किट था ना, सर्किट तो ये वाला था, इस वाले का कैपेसिटेंस अभी हमने निकाला है, और ये 2 और 2 कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो 2 और 2 का कॉम्बिनेशन कितना आएगा 1 आएगा, ऊपर वाले पार्ट का हमने निकाल लिया है, तो ऊपर वाले पार्ट का कैपेसिटेंस आ गया कितना 7/4 और नीचे वाले पार्ट का कितना था 1, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो पैरेलल का मतलब है 1 + 7/4 एंड दैट विल बी 11 divided by 4 and 11/4 is the net capacitance between these two points. Any doubt? अगर वैसे और भी लेंदी सर्किट बनाने की कोशिश करता है, अपने आप एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, उसने अगर एक और लेंदी सर्किट बनाने की कोशिश की होती है ना, इस लाइन की जगह वो एक लाइन और बना देता, और ये दोनों लाइन बिल्कुल एक जैसी होती, और ये कैपेसिटर 3 बिल्कुल एक जैसे होते, तो मैं मेरा लॉजिक फिर वही होता, पता है क्या लॉजिक होता, मेरा लॉजिक होता है कि सर्किट इस साइड से और सर्किट इस साइड से सेम है, जैसे इधर ड्रॉप आएंगे वैसे इधर राइज आएंगे, ये वाला चार्ज यहां से मूव करेगा और ये वाला चार्ज यहां से मूव करेगा, और दोनों लाइन एक जैसी थी, तो जो इधर जाएगा वो आगे जाएगा, जो इधर जाएगा वो भी आगे जाएगा, इसका मतलब मैं करूंगा इस वर्टिकल लाइन का कनेक्शन सारा तोड़ करके इसको बाहर कर लूंगा, और ये दो पैरेलल लाइन हटा करके नीचे कर दूंगा, और हमारे पास ये बन गया सेमी सिमेट्रिकल नेटवर्क, एग्जैक्ट सिमेट्रिकल नहीं था, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था, लेकिन उसमें थोड़ी सी सिमेट्री थी कि मैं थोड़ा इजीली सॉल्व कर सकता हूं, और इसके बाद इसका निकाल करके दोनों पैरेलल में सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते, तो समझ में आया कि नहीं। एक और भी चीज होती है, कभी भी मतलब एक होता है ना कि हम हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि हम क्या करें, लेकिन हम सबकी एक कॉमन सोच होती है, हमें लगता है कि हम चीजों को आसान करें, तो तुम एक चीज पे अगर ध्यान दोगे ना कि चीजें आसान कैसे होती, तो उसका एक ही आंसर होता है कि कुछ बढ़िया चीजें कर लो और तुम्हें सारी चीजें अपने आप आसान दिखने लगी, तो समझ में है? मतलब एक लाइन को छोटा करने का एक ही तरीका है कि उसके बगल में एक बड़ी लाइन खींच दो, इफ यू कीप योर स्टैंडर्ड हियर इट इज डिफिकल्ट फॉर यू एंड दिस इज सिंपल फॉर यू, एक ही तरीका है, लेकिन हम कहां ढूंढते हैं, हम सोचते हैं सब इजिली हो जाए, स्ट्रगल ना करना पड़े, तो जब इजिली हो जाए स्ट्रगल ना करना पड़े ना, तो हम एक्चुअली बहुत नीचे काम कर रहे होते हैं और हर चीज हमारे लिए डिफिकल्ट होती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता है, तुम समझ जाओ तो अच्छी बात है। किसी भी अब ऐसा क्वेश्चन करने के बाद अगर कोई छोटा मोटा नेटवर्क दे देता है ना, एक बात और बताऊं, कल को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था ये वाला, और आज इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में वो क्वेश्चन इजी लग रहा है, राइट?
अगर वो ये ना देता, सिर्फ वही वाला देता, तो बोलता दो में वो वाला तो काफी इजी, वो अपने आप ही इजी हो गया। तो बात समझ में। दूसरी बात क्या होती, हर क्वेश्चन से कंसेप्ट सीखो। और चालाक लोग जानते हो कौन से होते हैं, वो हजार टूल्स नहीं रखते हैं, वो कुछ ऐसी चीजें पकड़ के रखते हैं ना जो हर जगह यूज होते हैं। अच्छा, वो धार्मिक कहानियां तो पढ़े होंगे ना, एक होता है रामबाण, क्या बोलते हैं उसको, पेनासिया। एक मेडिसिन आती है, उसको शायद पेनासिया बोलते हैं, उसका मतलब होता है हर मर्ज की एक दवा। एक होता है ब्रह्मास्त्र, एक ही बार यूज करो सारा काम खत्म, ठीक है ना। तो ऐसे ब्रह्मास्त्र इकट्ठा किया करो ना, कि जो मेथड हमने आज लगाया है वो मेथड इक्वली सारी जगह पे एप्लीकेबल होगा, उस पे काम करें। हमें कम से कम 50 केस तो नहीं बनाने पड़े, हमारे सवाल में एक ही तरीके सोचे। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक, इसको नोट करो। बना लिया सर? हो गया।
हो गया, हेडिंग डाल लो स्फेरिकल कैपेसिटर ऑब्लिक स्फेरिकल आइसोलेटेड कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर ऑब्लिक स्फेरिकल आइसोलेटेड कैपेसिटर। अभी हम लोगों ने जो कैपेसिटर्स पढ़े वो कौन से वाले थे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स थे, राइट। अब स्फेरिकल कैपेसिटर देखते हैं तो उसमें क्या होगा, एक स्फेरिकल सेल है और इसके बाद एक स्फेरिकल सेल और भी है और दोनों कोसेंट्रिक हैं। ऐसा नहीं कोसेंट्रिक नहीं होंगे तो कैपेसिटर नहीं बनेगा, बनेगा, बट हो सकता है हम ना सॉल्व कर पाए। क्लियर? इन दोनों का सेंटर कॉमन है। इधर इस वाले कैपेसिटर की रेडियस कुछ मान लेते हैं R1 और इस वाले कैपेसिटर की रेडियस R2। अच्छा, दो प्लेट के कैपेसिटर्स क्यों पड़ेगा? एक प्लेट भी तो कैपेसिटर है, बट दो प्लेट के कैपेसिटर ही क्यों पड़ते और क्या यूज करते? क्योंकि इनकी खास बात होती है कि अपने बाहर ये कोई भी फील्ड नहीं बनाते, कोई भी एनर्जी बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। पता चला वहां पे कैपेसिटर था, बड़ा कैपेसिटर था, अपनी फील्ड यहां बना रहा और यहाँ पे कंडक्टिंग वॉल्स थी या कंडक्टिंग विंडोज है, वो फील्ड क्या कर रही है, इनको भी इफेक्ट कर रही। तो हम दो प्लेट कैपेसिटर इसीलिए पढ़ते हैं कि उनकी फील्ड बाहर नहीं आती। दूसरा थोड़ा सा इजी भी, इसकी एक प्लेट अंदर वाली हो गई और एक प्लेट बाहर वाली हो गई। जब कैपेसिटेंस निकालते हैं तो टर्मिनल होने चाहिए, तो एक टर्मिनल मैंने यहां पे बोल दिया, दिस इज टर्मिनल 1, और एक टर्मिनल यहां पर आ गया, दिस इज टर्मिनल 2। हमें इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस निकालना। आई थिंक वही तरीका है क्या, टर्मिनल डिफाइन करो, पोटेंशियल ड्रॉप दो, चार्ज भिजवाओ और चार्ज और पोटेंशियल ड्रॉप में रिलेशन एस्टैब्लिश कर दो। तो मैंने क्या किया, इसे एक बैटरी से जोड़ दिया और बैटरी से ऐसे जोड़ दिया इस तरीके से, और इस बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप देखिए, कोई जरूरी नहीं बैटरी बाहर बनाओ, अंदर भी रख सकते हो, यहां पे ऐसे बना ली, राइट। बट कैपेसिटर के अंदर बैटरी रखें कैसे, प्रॉब्लम यहां पे आ रही, तो हमने बैटरी को बाहर बना ली। कौन सी प्लेट हाइयर पोटेंशियल पे है, अंदर वाली आ गई, बाहर वाली लोअर। बैटरी का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है कि वो एक साइड से जितना चार्ज देगी दूसरी साइड से उतना चार्ज रिसीव करेगी। तो बैटरी ने निगेटिव प्लेट से प्लस क्यू का चार्ज उठा करके कहां रख दिया, पॉजिटिव, तो यहां से उतना चार्ज उसने रिसीव कर लिया। इस प्लेट के पास चार्ज कितना आ गया, प्लस क्यू। इस प्लेट के पास कितना आ गया, माइनस क्यू। बैटरी की दूसरी प्लेट ने आउटर सेल से क्यू का चार्ज निकाला है, और अगर क्यू का चार्ज निकाला है तो आउटर सेल के पास चार्ज बचा कितना, माइनस क्यू। लेकिन बैटरी की पॉजिटिव प्लेट ने इनर सेल को चार्ज दिया भी, और कितना दिया, प्लस क्यू का चार्ज दिया। एक क्वेश्चन का आंसर बोलना, देयर आर 2-3 रीजन्स। अगर बोलता है कि सेंटर से कोई डिस्टेंस x है तो एक रीजन आएगा x लेस देन r1, एक रीजन आएगा कि x ग्रेटर देन r1 बट लेस देन r2, और एक रीजन आएगा कि x की वैल्यू r2 से ज्यादा। ये 3 रीजन्स हैं यहां पे, ये रीजन 3 हो गया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1? क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 0। क्यों, कोई भी सेल अपने चार्ज की वजह से अपने अंदर फील नहीं बन। लेकिन एक सर ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट बड़ा एकदम वैलिड ही है, नो, उस सेल का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर नॉन यूनिफॉर्मिटी आ गई तो अंदर फील भी आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो बोल सकता हूं इनसाइड रीजन पर दोनों सेल्स की फील्ड कितनी आ गई, 0। कोई बनाया गया नहीं तो बोल सकता हूं रीजन 1 में जो फील्ड आ रही होगी इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज इक्वल टू 0। बता सकते हो थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3? 3 का मतलब है बाहर है, और बाहर का मतलब दोनों सेल ऐसे बिहेव करेंगे जैसे उनके चार्जेस सेंटर पे रखें। तो पहली सेल का रखोगे तो प्लस क्यू आ जाएगा, दूसरे का रखोगे तो माइनस क्यू आ जाएगा, टोटल कितना हो गया, 0। इसका मतलब आउटसाइड रीजन पर भी कोई फील्ड एग्जिस्ट
नहीं करी। अब अगला सवाल आता है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी सारी बातें एक साथ सीख लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है। इस मिडिल रीजन में फील्ड कितना है, कितना, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, मिडिल रीजन में आउटर सेल फील्ड नहीं बनाएगी क्योंकि वो रीजन उसके अंदर है, लेकिन इनर सेल के बाहर का रीजन है, तो इनर सेल का चार्ज कहां रख दोगे, सेंटर पर। तो इस रीजन पर पॉइंट चार्ज की फील्ड आने वाली है, और पॉइंट चार्ज की फील्ड आने वाली, इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अगर कोई फील्ड लाइन भी बनाना चाहता तो बोलता कि पॉइंट चार्ज की फील्ड आएगी तो ऐसे, लेकिन इधर टोटल 0 हो गया था, तो अगर मैं फील्ड बनाना चाहूंगा तो वो फील्ड लाइन से ऐसे आएंगे। और किसकी फील्ड आ रही, पॉइंट चार्ज की फील्ड। वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे से ऐसे जाओगे, यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन पोटेंशियल विल डिक्रीज। वैसे तो हम पोटेंशियल पढ़ भी चुके हैं, बट सीखने के लिए हम हर मेथड यूज कर सकते हैं। हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, फील्ड का फंक्शन यूज कर सकते हैं, हम क्या यूज कर सकते हैं, स्फेरिकल सेल के सारे रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो मेरा पर्पस था कि V और Q में रिलेशन एस्टैब्लिश करो। तो मैं सबसे सिंपली अगर सॉल्व करना तो ऐसे बोलता कि इनर सेल पर पोटेंशियल लिख लेते हैं, दिस इज द पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ इनर सेल, और इनर सेल पॉजिटिवली चार्ज थी तो क्या बोल देते, B प्लस। बी क्लियर, व्हाट इज B प्लस, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ इनर सेल। पोटेंशियल कौन बनाता है, फील्ड बनाती। फील्ड कौन बनाता है, चार्ज बनाता है। कितने टाइप के चार्जेस हैं, 2 टाइप के चार्जेस। इसका मतलब इसके सरफेस पर पोटेंशियल खुद इसने भी बनाया होगा और बाहर वाले ने बनाया होगा। तो अंदर के चार्ज का पोटेंशियल मुझे पता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r1। अपने ही सरफेस पर अपने चार्ज का पोटेंशियल दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिक, आउटर सेल ने अपनी वजह से अपने अंदर उतना ही पोटेंशियल बनाया होगा जितना उसने अपनी वजह से अपने सरफेस। इस स्टेटमेंट का एक भी वर्ड हटा दोगे ना तो आंसर बदल जाएगा। आउटर सेल ने अपनी वजह से अपने अंदर उतना ही पोटेंशियल बनाया होगा जितना उसने अपनी वजह से अपने सरफेस से बनाया होगा। बात समझ में आ गई। तो अपने चार्ज की वजह से इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना था, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r2, और इतना ही पोटेंशियल इसने अपने अंदर बना दिया। तो मैं बोल सकता हूं कि अंदर वाली सेल का पोटेंशियल टोटल में इतना ऐड कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r2। कौन सी सेल का पोटेंशियल मिल गया, आउटर सेल का मिल गया। आउटर का कि इनर का मिल गया, इनर का मिल गया। व्हाट इज दिस पोटेंशियल एट आउटर सेल, जबकि मैं बता चुका हूं, लॉजिक भी दे चुका था, 0। पता है कोई 0 गया, आप आदत है तो लिखोगे, तुम लिखोगे अंदर वाले ने कितना बनाया बाहर वाले ने कितना बनाया, दोनों ऐड करोगे। एक बंदा थोड़ा और इजली सोचेगा, बोलेगा इनफाइनाइट का कितना था, 0। इनफाइनाइट से मैं आउटर सेल तक आता हूं, रास्ते में कोई फील्ड है क्या, जहां पे फील्ड नहीं होती वहां के पोटेंशियल्स 2 बढ़ जाएंगे तुम्हारे। जहां ये सवाल पूछा जा चुका है, जहां पे फील्ड नहीं वहां पे पोटेंशियल नहीं होता, ये बात गलत है। जहां पे फील्ड नहीं होती वहां के सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, ये बात सही। इनफाइनाइट का कितना था, 0। इनफाइनाइट से चलते चलते तुम आउटर सरफेस तक पहुंचो, रास्ते में कोई फील्ड मिली नहीं मिली, इसका मतलब सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम आएगा। इनफाइनाइट का कितना था, 0, तो हर जगह का भी कितना आएगा, 0। इसका मतलब आउटर सेल का पोटेंशियल 0 आ गया। हाँ, लिखना चाहो, क्रॉस चेक करना चाहो तो मैं लिख देता हूं, आउटर सेल का टोटल पोटेंशियल, जिसको मैंने V माइनस बोल दिया, आउटर सेल पर किसने किसने बनाया होगा, खुद अपने चार्ज ने बनाया होगा, कितना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r2। और अंदर वाले के बाहर है रीजन, तो अंदर वाला ऐसे बिहेव करेगा जैसे सारा चार्ज। ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं, याद रखना है कि तुम्हें हर सिचुएशन में पोटेंशियल के लिए बोल दिया।
यूनिफॉर्म चार्ज सेल है, बाहर की बात कर रहे हो, कोई और कुछ नहीं था तो बोल सकते हो बाहर के लिए अंदर रख सकते हो सेंटर पे, अंदर का पोटेंशियल के लिए नहीं बोल सकते, अंदर तो शायद वही आता है जो उसके सरफेस पर आता है, राइट। तो अगर इसका पोटेंशियल लिखना था तो सेंटर पे रखोगे कितना आएगा 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय, सेंटर पे चार्ज रखोगे लेकिन पोजीशन तो यहीं पे, और पोजीशन यहीं पे तो डिस्टेंस क्या लिखोगे r2, और ये दोनों वैल्यू शायद कैंसिल हो रही, वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। कौन बड़े पोटेंशियल पे था, इनर या आउटर? ऑब्वियस सी बात है, फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। इसका पोटेंशियल हमने v प्लस बोला था, इसका v माइनस बोला था, तो v प्लस की वैल्यू v माइनस से बड़ी। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मानना है, v मानना है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं v इज इक्वल टू v प्लस और माइनस v माइनस, v माइनस की वैल्यू कितनी 0, इसका मतलब v इक्वल टू v प्लस, और v प्लस कितना आ गया, v प्लस आ गया ये वाला। इसको भी और सिंपली लिखना है तो जो कॉमन फैक्टर से निकाल लो, 1/4πε0 q कॉमन आएगा और अंदर आएगा कितना 1/r1 माइनस 1/r2। आखिरी में एक ही काम करना होता है क्या, q इक्वल टू cv, चार्ज एक तरफ करो बाकी सब एक तरफ करो, अपने आप दिखेगा कि कैपेसिटेंस कितना आएगा। चार्ज को मैंने इसी साइड पे रखा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4πε, इसको सॉल्व करोगे तो r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई r1 इंटू r2, राइट साइड पर जाएगा तो r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई r2 माइनस r1। वहां पे एक v पहले से लिखा था, इसी को कंपेयर कर दो, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना आ गया 4πε0 r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई r2 माइनस r। कुछ बात समझ में आई, क्लियर होगा? अब बात करते हैं इस कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पढ़ा था एनर्जी की वैल्यू हाफ c इंटू v स्क्वायर। इसकी एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकाल, इसकी एनर्जी निकालनी कैसे निकाल, पता है कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम यूनिफॉर्म, हम किसी भी फील्ड में पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी जानते हैं। रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रहा हूं, रिजल्ट अगर जानना है तो बोल देता हूं हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन हम वो रिजल्ट निकालते कैसे, हम चीजों को वहीं से सीखते हैं। एक तो ये बोलेंगे इस रीजन में फील्ड, और फील्ड की पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी कितनी होती, कुछ होती होगी, बताई भी थी, कितना 1/2 इंटू स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, एक तो वॉल्यूम से निकाल लेते हैं, एक हमारे पास एक तरीका और भी होता है, सुनना काफी अच्छा तरीका है। हमारे पास एक सेल थी, दूसरी वाली थी, और V का पोटेंशियल डिफरेंस देना था, तो मैंने क्या किया, अंदर वाली पॉजिटिव चार्ज थी और बाहर वाली, तो मैं काम करता हूं कि यहां से पॉजिटिव चार्ज ऊपर से उठाता हूं, उठा के नीचे लाता हूं, और ऐसे थोड़े थोड़े चार्जेस लेकर के इनको इतने से चार्ज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में हमें वर्क करना पड़ेगा। अगर ये बात समझनी है तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से करके देखते हैं, पूरे फोकस से एक प्रोसेस समझना। एक ये वाली प्लेट थी, प्लेट एरिया ए था, एक ये वाली वॉल थी, दूसरी प्लेट थी, प्लेट एरिया ए था। दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं, दैट इज डी। इनके पास कोई चार्जेस नहीं है, बैटरी कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस आते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, लेकिन मैं बैटरी नहीं कनेक्ट करता हूं। मैं क्या करता हूं, इस वॉल पे जाता हूं और इस वॉल से छोटा सा चार्ज लेता हूं dq, और वो वाला चार्ज ऐसे उठा करके यहां से ले जा करके सामने वाली वॉल पे रख देता हूं। कितना चार्ज उसके पास आ गया, -dq। dq निकाल के लाया हूं ना, तो कितना आ गया -dq। इसके पास कितना आ गया, +dq आ गया। वैसे dq का मैथमेटिकल मीनिंग तो अलग है, क्या, दैट इज चेंज इन q। तो बिना q डिफाइन करे मुझे dq नहीं बोलना चाहिए। मैथमेटिशियन कैन ऑब्जेक्ट दिस, वो बोल सकता है तुमने q तो डिफाइन नहीं किया, dq कैसे बोल दी। लेकिन ठीक है, dq नहीं बोलता तो बोल जाता हूं एक इलेक्ट्रॉन उठाया वहां से और वो वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां पहुंचा दिया। लेकिन जब मैं अगला इलेक्ट्रॉन लेने जाऊंगा ना, पहला ले जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि तब तक इसके पास चार्ज नहीं था। हाँ, इसके पास चार्ज आ चुका था, इसने अपनी फील्ड भी बना चुकी थी, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को इसी की फील्ड में लेकर के जा रहा हूं। मैंने शायद वर्क किया होगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहां रख दूंगा ना,
तो इसके पास भी चार्ज है। और जब कुछ डिस्कस किया जाया करो तो ये समझा करो कि फिजिक्स सीख रहे हो, रिजल्ट्स के लिए काम करने से कुछ होता नहीं। कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड काम करेगा एक क्वेश्चन ही बताता है। एक क्वेश्चन अलग तरीके से हो रहा है, हम दूसरा शॉर्टकट में अलग तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे करके मैं थोड़े थोड़े चार्जेस ले जाऊंगा, यहाँ पे रख दूंगा, और मैं इस प्लेट को चार्ज कर दूंगा, इसको भी चार्ज कर दूंगा। तो मैं बोलूंगा कि मैं जितना वर्क किया होगा वो सारा इसी के बीच में होगा। सवाल ये भी तो था कि मैं खींच खींच के ला रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, गया कहां पे? काइनेटिक एनर्जी में गया नहीं, हीट में गया नहीं, तो कहां होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। अब सुनना ध्यान से, मैं यहां से छोटे छोटे चार्जेस उठाता हूं, कुछ देर बाद इस प्लेट के पास कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। तो मैंने बोला कि प्रोसेस के ड्यूरिंग मैं यहां से छोटे छोटे चार्ज उठा के ले जाता हूं, तो इसके पास आ चुका है नेगेटिव चार्ज, एंड दैट इज माइनस क्यू। और वो सारे चार्जेज उठा के कहां पर रखे? राइट साइड पर रखे, तो इसके पास कैसा आ चुका होगा? प्लस क्यू आ चुका होगा। अब मैं एक बात बोल सकता हूं, अब मैं बोल सकता हूं कि अगला मैंने डी क्यू चार्ज लिया, एंड व्हाट इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डी क्यू? इट्स वेरी स्मॉल। एक तो ये चार्ज का चेंज लिखा हुआ है, दूसरा ये बहुत छोटा है। तो जब मैं इससे डी क्यू चार्ज उठाऊंगा ना, प्लस डी क्यू, और इसको यहां से यहां तक ले जाऊंगा ना, तो इस रीजन में पहले से एक फील्ड स्टेब्लिश हो चुकी है, और आई थिंक वो फील्ड ऐसे स्टेब्लिश हो चुकी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड? आज शायद ये बातें इजी लग रही होंगी। क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके पास कितना चार्ज था? स्मॉल क्यू। इसके पास माइनस। इस प्लेट ने कितनी फील्ड बनाई? क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाली प्लेट ने भी इधर बना दी कितना? क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया? क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी फील्ड थी, और मैंने इस चार्ज को उठाया, मैंने फोर्स लगाया, लेकिन मैंने एक बात का ख्याल रखा कि मैं इसे काइनेटिक एनर्जी नहीं दूंगा। और बात इस क्लास में बैठा हर बंदा जानता होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं देनी। मैं क्यों एनर्जी कंजर्वेशन के प्रोसेस में जरा सा भी फिसलाऊं? अगर मैं काइनेटिक एनर्जी नहीं आने दूंगा तो मैं बोलूंगा जितना मैं वर्क कर रहा हूं सारा यहीं स्टोर हो रहा है, एंड दिस वे आई एम चार्जिंग दिस कैपेसिटर। एक तरीका था बैटरी से चार्ज कर लो। अगर तुम्हें पुराना मेथड याद हो, मैंने एक बात और बोली थी क्या? एक बार मैंने क्या किया था, पहले चार्ज कर लिया था, चिपका के रख दिया था, एक को फिक्स किया था, दूसरे को पूरी की पूरी प्लेट को ही चला दिया था। और तब मैंने क्या किया था, वर्क। आज मैंने प्लेट फिक्स कर रखी और क्या चला रहा है? बैटरी भी तो यही काम करती है ना, वो लोअर से उठाती हायर पर रखती। मैं भी वही काम कर रहा हूं। एक चार्ज को पकड़ा, पकड़ के ले गया, मैंने कुछ वर्क किया, और जब सवाल आया कि वर्क कहां गया, तो बोलूंगा इसी के पास स्टोर होगा। स्लोली चलाने का मतलब है कि मैंने जो फोर्स लगाया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको कॉम्पनसेट कर लिया होगा। तो चार्ज की वैल्यू कितनी ले जा रहा था? dq। और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब मैंने जो फोर्स लगा दिया है ना, दिस फोर्स इज q इनटू dq डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक मेथड है जो बहुत जगह पे काम करता है, सर्किट में ही मेथड काम करता है। चार्ज चलाओ और वर्क पूछेगा तुमसे। इतना वर्क मैंने तब कर दिया जब मैंने dq चार्ज को यहां से यहां पहुंचा दिया। क्लियर? वर्क नहीं किया, फोर्स, इतना फोर्स। वर्क कितना कर दिया बता सकते हो? फोर्स कितना था? q इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये फोर्स कांस्टेंट था? जब मैं डी क्यू ले जा रहा हूं, बाकी तो कुछ बदल नहीं रहा, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है। चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डी हो गया। तो अगर मैं पूछता कि मैंने वर्क कितना किया हुआ है, तो मैंने पॉजिटिव वर्क किया एंड फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। लेकिन याद रखना, मैंने केवल डी क्यू थोड़ी चलाया, मैंने जीरो से शुरू किया था, और करते करते आखिरी में प्लस क्यू कर देना और माइनस क्यू कर देना। इसका मतलब मैं सारे चार्जेस का टोटल अगर वर्क निकालना चाहूंगा तो इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा। जब मैंने शुरू किया था प्रोसेस, तब स्मॉल क्यू कितना था? 0। और जब ये कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है, तो मैंने मान लिया इसके पास चार्ज की वैल्यू कितनी? कैपिटल क्यू। इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्या क्या कांस्टेंट आएगा? आई थिंक डी कांस्टेंट आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए कांस्टेंट आएगा, और एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्यू स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल क्यू। अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो एंड दिस विल बी, इसको लिख दें एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इक्वल टू सी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, तो नीचे तो साइड 2c आ रहा है ना, और इस पर अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना है इसका। बात फॉर्मूले की नहीं थी, बात रिजल्ट की नहीं थी, पहले ही पता था। चार एनर्जी वही आने वाली, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, इसी क्यू को लिख दो, क्या इसी क्यू को लिख दो सी वी एंड दिस विल बिकम हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। इसका मतलब जो तुम हाफ सी इंटू वी स्क्वायर पढ़ते हो ना, वो एक्चुअली इस फील्ड की एनर्जी को पढ़ते हो। फील्ड के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड थी दैट वाज हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। यही काम हम स्फेरिकल कैपेसिटर में भी कर सकते थे। स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आया था कितना आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। कुछ लोग ए और बी के फॉर्म में रख लेते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, जहां पर बी आउटर रेडियस था और ए इनर रेडियस था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम तो वहां भी कर सकते हो विथ लिटिल बिट डिफिकल्टी। जानते हो क्यों? क्योंकि यही काम में बोलता है ना कि सेल है, ये वाली सेल है, ये भी अनचार्ज थी और ये वाली भी अनचार्ज है। क्या करते हैं, यहां से एक छोटा सा चार्ज उठाते हैं, उठा के कहां रख देते हैं, ऊपर, फिर आते हैं, फिर छोटा चार्ज लिया, फिर ऊपर रख दिए। इस प्रोसेस को करते करते यहाँ पे मैंने माइनस क्यू बना दिया और यहाँ पर प्लस क्यू। लेकिन इस रीजन की फील्ड शायद वेरिएबल थी। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट था तो फील्ड कैसी थी, यूनिफॉर्म थी। लेकिन यहां की जो फील्ड है डिस्टेंस डिपेंडेंट आ रही, तो जब मैंने यहाँ पे स्मॉल माइनस क्यू का चार्ज बना दिया होगा तो यहाँ पे कितना बन गया होगा, यहीं से ले जाके तो वहां रखा है ना तुमने। इसके पास स्मॉल क्यू है तो माइनस स्मॉल क्यू है तो इसके पास प्लस स्मॉल क्यू होगा। तो अगला जब मैं डी क्यू ले जाऊंगा ना तो शायद मैं इस फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। और ये वाली फील्ड कितनी थी बताओगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अगर तुम्हें डिफिकल्ट लगता है तो मैं लिखता नहीं हूं, तुम ऐसे सीख सकते हो। कुछ लिखना नहीं, सीधे आंसर निकालते हैं, तुम्हारा थोड़ा फोकस रिक्वायर्ड होगा। इनर सेल का रेडियस मान लेते हैं कितना, R1, बोलते रहोगे शायद अच्छा रहेगा। इनर सेल का रेडियस R1। जब लगे कि नई चीजें डिफिकल्ट है तो उनको इतना सिंपल बना लो ना कि लिखने की भी जरूरत ना पड़े। इनर सेल का रेडियस R1, आउटर सेल का रेडियस R2। हमें इसको देना है माइनस क्यू और इसको देना है, पर तुम्हारी मर्जी हो सकती है, तुम बोल सकते हो अंदर वाले को प्लस क्यू देना है, बाहर वाले को, तो ऐसे चार्ज लेकर के आओगे, क्या फर्क पड़ता है। चलो ठीक है, अंदर वाले को प्लस क्यू देते हैं और बाहर वाले को माइनस क्यू। इसका मतलब मैंने बाहर वाले से चार्ज निकाला और निकाल के कहां रख दिया, अंदर वाले पे रख दिया। तो उधर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पे कैसा आ गया, ये छोटे छोटे चार्जेस लेकर के आ रहा हूं। एक ऐसा मोमेंट आ गया कि अंदर वाले पे स्मॉल क्यू आ गया और बाहर वाले पे माइनस स्मॉल क्यू हो गया। फिर मैंने क्या किया, छोटा सा चार्ज लिया, कौन सा, डी क्यू। कहां से उठाया, बाहर वाले से, कहां लाया, अंदर वाले पर। बाहर वाले पर पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, और अंदर वाले पे पॉजिटिव। फील्ड बाहर की थी अंदर की तरफ थी, आई थिंक बाहर की तरफ थी। और हम चार्ज कैसे चला रहे हैं, अंदर। इसका मतलब फील्ड के अगेंस्ट चला रहे हैं। तो मैं जो डी क्यू चार्ज लेके आ रहा था ना, उस पर फोर्स भी वेरिएबल था। तो मैंने इन दोनों के बीच में एक एक्स का डिस्टेंस लिया और फिर मैंने फील्ड लिखा। बता सकते हो कितनी फील्ड आएगी, तो बोलोगे अंदर वाले बनाएगी, बाहर वाले सेल बनाएगी नहीं। क्यों, वो रीजन उसके अंदर और अंदर वाले के वही रीजन बाहर है। तो कितनी फील्ड बना दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ऐसी स्थिति में जब मैं ऐसे चला के लाऊंगा तो मैं वर्क करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, जानते हो क्या, कैलकुलस के आगे। क्यों, हमने तो एक्स ऐसे माना था और चला ऐसे रहा। तो अच्छा रहेगा कि मैं ऐसे चलाते हैं तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स डिस्टेंस की फील्ड लिखी, चार्ज से मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया, फोर्स मिल गया। फील्ड कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और चार्ज कितना था, दैट वाज डी क्यू। तो समझ में आया, क्या मिल गया, फोर्स मिल गया। फिर हम x से चले गए x प्लस डी एक्स, तो क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया किससे, dx से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा होगा, q भी है, dq भी है, साथ में x भी और dx। इसका मतलब डबल इंटीग्रेशन का केस आ रहा है। तो पहले मैं क्या करूंगा,
किसी क्यू चार्ज का वर्क निकालूंगा तो इंटीग्रेट करूंगा एक्स की वैल्यू को कहां से कहां तक, R1 से लेकर के R2 तक, और इसके बाद फिर एक इंटीग्रेशन करूंगा, क्योंकि मैं केवल यही थोड़ी चला रहा हूं, मैं तो जीरो से स्टार्ट करूंगा और कहां तक चार्ज लाऊंगा, कैपिटल के। तो इसमें दो बार इंटीग्रेट करोगे एंड चार्ज विल मूव फ्रॉम जीरो टू कैपिटल की। एक इंटीग्रेशन आएगा 1/x² वाला, वो शायद 1/x आ जाएगा, और एक इंटीग्रेशन आएगा क्यू डी क्यू वाला, वो आ जाएगा Q²/2 आ जाएगा। लिमिट्स पुट कर दोगे 1/x की तो आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। आंसर वही आने वाला है Q²/2c। कुछ प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। एक हमारे पास तरीका ये भी था कि हम कैपेसिटर को चार्ज करें। अब जंगल में पता चला कि हमारे पास कोई साधन नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, हमारे पास दो चार्ज प्लेट्स थी, आराम से अपने मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिक वर्क में कन्वर्ट करते रहो। कैसे? बगल में रखो, खींचो, फील बनाओ, सर्किट जोड़ो, डिस्चार्ज होने दो, खत्म हो जाए, फिर पास में रख दो, फिर खींचो, फिर एनर्जी क्रिएट करो, फिर सर्किट जोड़ो। तो समझ में है? हम जो वर्क करते चले जा रहे हैं किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करें। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को सर्किट में जोड़ के अपना बल्ब जला लिया, और जब बल्ब जलना फिर बंद हो गया, फिर हमने क्या किया, फिर पास में रखा, फिर खींचा, एंड वी आर क्रिएटिंग एनर्जी ऑल द टाइम। हम मतलब मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो समझ में आया या नहीं है? ये क्लियर हो? इसको नोट करो।